दोस्तों, अपने जीवन के अंदर उच्च शिक्षा हासिल करके व्यक्ति गलत संगति की वजह से काले धंधे शुरू कर देता है, लेकिन काले धंधों के अंदर भी व्यक्ति बहुत परेशानी में रहता है या सुख पाता है, वो तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उसके साथ में इन धंधों से पीछा छूटने के बाद में किस प्रकार व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव आता है। लोग धन अर्जित करने के लिए काले धंधे करते तो हैं, लेकिन उस काले धंधे से कितना क्या वो अर्जित करने के बाद भी सुख रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, इसी विषय पर आधारित हमारा आज का वीडियो है, जो काफी लंबा तो रहेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ ऐसे ही एक गेस्ट हैं परसाराम जी ढाका। नमस्कार परसाराम जी, आपका परिचय क्या है? मैं साहब विष्णु जाति से हूँ और ढाका मेरी गोत्र है, और हम मूल लोआउट से आज से करीबन 123 साल पहले भाटी में आकर बस गए थे। अच्छा। हमारे परदादा जी। तो उसके बाद में मैंने पढ़ाई करी ग्रेजुएशन तक। अच्छा, ग्रेजुएट हैं आप? जी। और उसके बाद बीएड करी मैंने। अच्छा, बीएड राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से। उदयपुर से जी। आपने बीएड करने के बाद में अपने जीवन के अंदर क्या क्या काम किए? मैं बीएड करने के बाद में, जैसे ही अब आपको पता है डिप्लोमा शिक्षा विभाग करने के बाद नौकरी लगती नहीं है जल्दी से, तो 2-3 साल के वेट के अंदर फिर मैं घर में गाड़ियों में धंधा था, टैक्सियों का वगैरह, जीपों का, तो उस धंधे में लग गया था। और धंधे में लगने के बाद मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें होती है, तो फिर मैं काले धंधे, जो 2 नंबर के धंधे बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उन धंधों की तरफ मेरा रुख चला गया। ऐसा क्या इंसिडेंट था पहला कि आपका मतलब उन लोगों से जुड़ाव कैसे हुआ था? पढ़ा लिखा था और महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी, संसाधन कम थे, तो दूसरे लोगों को देख रहे थे कि भाई ये देखो, ये धंधा करने वाले लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतने पैसे, इतना सोना और मौज मस्ती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भटका हो गया। मैंने सोचा मास्टर बनूंगा, बीएड करी तो मास्टर ही बनूंगा। तो उस समय मास्टरों की तनख्वाह 20-25 हज़ार थी। अच्छा। 90 की बात है। तो उसकी बजाय मैंने कहा एक दिन में मैं 20 हज़ार कमा लूँगा। हाँ। और महीने में अगर 20 दिन करूँगा तो मैं 4 लाख कमा लूँगा। तो वो उस सिलसिले में फिर मैं उस धंधे की ओर चलता गया। आपने मतलब ये जो धंधे शुरू किए थे, इसके अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप जो है, ये तो लालच तो आपने देखे चीनी के धोरे, लेकिन उन चीनी के धोरों को पाने के साथ साथ में दुख क्या पाए? उसके बाद सर मैं इस धंधे में उतर गया और नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे से आगे ग्रुप बढ़ते गए और आगे से आगे बड़े लोगों से, छोटे लोगों से मुलाकातें होती गई, लोभ चलता गया और उसमें बिल्कुल रस बस गए। तो फिर उसके बाद में मैंने 16 साल तक ये काम किया। 16 साल तक? 2007 तक। 90 से लेकर 2007 तक। उस 16 साल में आपकी ज़िंदगी में सुख चैन कितना था? नहीं, सुख चैन तो कुछ नहीं था। ये था कि भाई कुछ पैसे, प्रॉपर्टी, मैंने पैसे तो ज़रूर कमाए, लेकिन सुख चैन उस धंधे में नहीं है, क्योंकि यह बद्दुआओं का धंधा है। किसी का नशे के अंदर कोई परिवार बिगड़ता है, उसका घर परिवार, तो कहीं ना कहीं पैसे के साथ बद्दुआ भी आती है। तो उसमें मैं सुखी नहीं था। फिर 2006 में मेरी संतान भी बड़ी होने लग गई, 10-10 साल की उम्र हो गई और बच्चे भी बड़े होने लग गए। तो कहीं ना कहीं मुझे घर वालों ने, समाज ने, परिवार ने जो भी ढंग का लोग मिला, तो उसने कहा था कि यार आप ही अब काम छोड़ देना चाहिए आपको। तो फिर धीरे धीरे मैं प्रेरित होकर मैंने काम छोड़ दिया। और फिर एक दौर ऐसा आया कि मैं राजनीतिक तरफ झुकाव हो गया मेरा। राजनीति वाला मैटर पे भी हम खुल के चर्चा करेंगे। इस धंधे के अंदर ऐसा कभी हुआ कि आज तो घर वापस नहीं लौटेंगे, जिंदगी हाथ से चली जाएगी? सर ऐसा ही था, हमेशा ही। हमेशा ऐसा? हमेशा ऐसा था, क्योंकि हम खुद गाड़ी ड्राइव करते थे और पुलिस आगे पीछे होती थी, लफड़े होते थे और गैंगवार भी होती थी। जब कंपटीशन है धंधा, तो दूसरे भी कई अपने साथ में काम करते हैं, तो उनको कहीं अच्छा बुरा नहीं लगता, कहीं अपना हित अहित हो जाता, उनके साथ टकराव हो जाता है। और जवानी थी, पैसा था, तो मतलब वो तो था ही, रिस्क तो था ही, रोज का रिस्क था। और कम से कम हमको रात को सोने के लिए कम से कम सुरक्षित जगह और 5-10 आदमियों की जरूरत रहती थी। गैंगवार भी चलती रहती थी आपस में, तो मतलब कहीं हम सुरक्षित नहीं थे। कहीं सुरक्षित नहीं थे। पहला आपके ऊपर कोई मुकदमा और जेल? जी, पहला मेरे में 92 में मुकदमा हुआ, सांचौर में। सांचौर में? जी। तो उसमें जेल गया मैं। फिर 95 में हुए, फिर लड़ाई झगड़े के हुए, मतलब यूँ करते करते काफ़ी 10-15 मुकदमे मेरे पे गुजरात और राजस्थान में हो गए थे। 10-15 मुकदमे? जी। ये जो है मुकदमों के अंदर परिवार आपका जो है कितना मतलब प्रेशर में था, जीवन जीता? बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। घर वाले, मेरे पिताजी पीछे आते थे, भाई आते थे, तो वो समझाते थे
जेल के गेट पे मिलते थे तो वो मतलब वो रोना तक रोते थे, लेकिन मैं उनको कहता था कि आप धीरे धीरे को मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। तो मतलब दुखी तो था ही, पूरा समाज दुखी था, परिवार दुखी था, घर परिवार वाले, ससुराल वाले तो दुखी तो रहते ही है इस धंधे में। आज भी कोई अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उनका परिवार तो दुखी रहता ही है। आपके जीवन के साथ बीती हुई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहे कि वो मेरे जीवन का मुझे आखिरी लग रहा था लेकिन परमात्मा की दया से मैं बच गया, ऐसा कोई गैंगवार कुछ? एक बार हम गाड़ी लेके जा रहे थे, पीछे पुलिस थी और ये बात है गुजरात में, अच्छा। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब ये पुल था और गाड़ी एकदम पुलिस के पीछे लगी हुई थी। तो मैंने ये मुड़ के पीछे देखा, इतने में गाड़ी स्लिप होगी, बरसात का समय था, 30 फीट गहरा पुल था, उसमें यूँ की सीधी सीधी मेरी गाड़ी उतर गई और मुझे लगा मैं पलटी खाएंगे, आज मर जाएंगे बिल्कुल ही। लेकिन मालिक की दया थी और घर परिवार का आशीर्वाद था, तो गाड़ी सीधी की सीधी 30 फीट पुल में नीचे उतर के और नीचे कादे में धंस गई, बरसात का समय था। तो उस समय मुझे लगा, मैंने कहा आज तो जीवन का फाइनल है। लेकिन अब आप सोचो, पुलिस पीछे थी, पुलिस मेरे तक आई, तब तक मैं वहाँ से भाग भी गया और सुरक्षित वहाँ से निकल भी गया और पुलिस वो गाड़ी पकड़ ली, लेकिन मैं नहीं पकड़ा पाया। मतलब ऐसे ऐसी कई घटनाएं होती थी हमारे साथ। तो रोज़ का खेल था, रोज़ का 200-500 किलोमीटर का सफ़र होता था 2 नंबर के धंधे में। तो माल भी होता था, नहीं भी होता, तो पुलिस पीछे लगी हुई थी। तो रोज़ का ये मतलब चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा था। चूहे बिल्ली वाला। इस धंधे को पहला निर्णय मतलब जब आपने छोड़ने का लिया तो आपके सामने दुविधा क्या क्या आई? दुविधा सबसे पहले तो आर्थिक संकट। धंधा छोड़ने के बाद में करूँगा क्या? हाँ, करूँगा क्या, कैसे करेंगे। और ये मतलब जैसे खर्चे भी बढ़ गए थे, स्टेटस बढ़ गया था, और सोने चांदी गहने घर परिवार उनको स्टेटस में लाने के लिए, लेवल में लाने के लिए फिर मैंने वो भी मेंटेन करना था। तो सबसे बड़ा संकट ये आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, धंधा बंद हो गया था, अपने घर परिवार कैसे चलेगा। तो वो सबसे बड़ा संकट। मतलब रास्ते सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है कि भाई मैं करूँगा क्या, ये धंधा नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं इस धंधे में जो घुस जाता है उसको मतलब, हाँ मतलब उसके फिर कोई विकल्प नहीं है। और आदमी कोई छोड़ना भी चाहता था तो ग्रुप ऐसा बन जाता आके कि यार आप तो डर गए हो, अब आप कमज़ोर हो गए हो, वो हो गए हो, इस टाइप से करके और आदमी को फिर वापस तैयार कर देते हैं वो लोग। अपने सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके और वापस, अब जैसे कोई मान लो अफीम छोड़ना चाहता है तो उसका सर्कल इतना बन जाता है कि वो उसको वापस कहते हैं कि यार क्या अफीम के बिना वो हो जाएगा और आपके शरीर में डिफॉल्ट हो जाएगा, ये कहते फिर वापस शुरू करा देते हैं। तो वही हाल मेरे साथ भी कहीं ना कहीं होता था। अच्छा, एक ऐसा कोई वजह जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया हो कि इस धंधे को छोड़ो? मतलब उसमें मैं 98 के अंदर कांग्रेस का पदाधिकारी बना। तो मेरे साथी थे जय किशन बिश्नोई, वो यूथ कांग्रेस में 98 में जिला अध्यक्ष बने, युवा कांग्रेस के। हीरा लाल जी का समय था उसमें सांचौर, तो मैं भी कहीं ना कहीं सांचौर में था। तो वो राजनीति में जय किशन आए और उनका वो ताम झाम देकर स्वागत सत्कार वगैरह, तो फिर मुझे लगा यार इस धंधे की बजाय तो अपने को राजनीति मानना चाहिए। तो हम तो कहीं ना कहीं साथ ही थे। तो उन्होंने मुझे जिले का महामंत्री बना दिया। तो हमने 2-3 साल तक 2003 तक यहाँ रानीमड़ा में रत्नाराम जी के साथ काम किया, सांचौर में हीरालाल जी के साथ काम किया, और उसमें ऊपर बूटा सिंह जी थे। तो उनके साथ घूमते और मान सम्मान जो मिलता था तो उससे हम प्रेरित हुए कि यार इस धंधे से ये धंधा ठीक है। फिर जब नेताओं के साथ उठक बैठक हुई तो नेता एक ही सवाल करते थे कि यार आप ये इस तरह के धंधे करते हो, हमारे साथ आप बैठते हो, कल उठ के पेपर की हेडलाइन बनेगा तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे और हमारा भी कहीं ना कहीं छवि खराब होती है, या तो आप इस धंधे को बंद करो और या फिर राजनीति छोड़ो। तो फिर दोनों में से स्थिति एक ये आ गई कि फिर हमको धंधा धीरे धीरे कम करना पड़ा। 2003 में फिर यहाँ पर रानीवाड़ा में एक निर्णायक मोड़ आया। रतन देवासी युवा था, हमारे साथ यूथ कांग्रेस में काम कर रहे थे, और हमारे जिले के, मैं जिले में महामंत्री था, जय किशन अध्यक्ष थे, और रतन जी राजस्थान से उपाध्यक्ष थे इसमें यूथ कांग्रेस में, और जालौर के प्रभारी थे। तो इनके टच में आए, हम मीटिंग करते थे, तो फिर कहीं न कहीं हम बैठ के बातें करते थे कि भाई आज भी जो युवा है आपस में बात करते ही है, तो क्या आप रानीवाड़ा से टिकट लेके आ जाओ और हम आपको वोट देंगे, जीता देंगे। तो ये मिथक कहीं न कहीं ऐसा साबित हुआ कि 2003 में ये बंदा टिकट लेके आ गया, और टिकट लाने के बाद पूर्ण रूप से हम इनके साथ हो गए, और हमको ऐसा लगा कि भाई अब दुनिया है तो ये रतन देवासी है। लेकिन उस चीज़ का 17 साल बाद में जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो अभी अपने बाद में चर्चा करेंगे। तो उसमें उतर गए, धंधा कहीं न कहीं पीछे छूट गया,
और आर्थिक स्थितियाँ धीरे धीरे गिरने लगी। फिर जो पुराना जो पैसा था उसमें प्रॉपर्टियाँ खरीदी, धंधा किया, छोटा मोटा फिर किया, उसमें फिर खर्चों पे लगाम लगाई, तो पुलिस के मुकदमे थे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपके दोस्त थे तो आपने इनको सहयोग भी किया? बहुत भरपूर सहयोग किया साहब, रतन देवसी। चलो हम उस पर चर्चा करें। तन मन और धन। मैंने मेरे ये जो होटल है रानीगढ़ में, उसके पास में एक प्लॉट दिया मैंने, जिसकी आज वैल्यूशन 1 करोड़ रुपये है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैंने प्लॉट, उन्होंने इच्छा जाए ये सिर्फ आपकी दोस्ती? दोस्ती। अच्छा, फिर तब तक आप मतलब धंधा करते थे? नहीं, हाँ 3 में मैं मतलब छोड़ने का प्रयास? हाँ, फिर धीरे धीरे हमने कम किया। फिर 2003 में इन्होंने चुनाव लड़ा, हम एकदम साथ थे। यहाँ इनको कोई जानता नहीं था, ये माउंट आबू के हैं, तो यहाँ इनके लिए नया क्षेत्र था। तो हमने घूम घूम के, क्योंकि मैंने तो 2000 में पहला चुनाव लड़ लिया था कांग्रेस पार्टी से डेलीगेट का, तो मैं कहीं न कहीं रानीवाड़ा को जानता था, रत्नाराम जी के साथ काम कर रहा था पिछले 98 से लेकर 3 तक, मतलब 5 साल हमने इनके साथ, नेताजी के साथ घूमे हम इधर। तो थोड़ा भौगोलिक ज्ञान भी था और लोगों में पहचान थी। रत्नाराम जी कौन थे? रत्नाराम जी 98 से 2003 से पहले यहाँ 3 बार विधायक रहे। अच्छा, रत्नाराम जी अलग विधायक रहे, रतन देवासी जो अब चौधरी थे, वो चौधरी थे, वो 77 में पहला MLA बने थे। और उन्होंने 2003 तक यहाँ शासन किया था। 3 में उनका टिकट काट के और रतन देवासी को दे दिया गया। अच्छा, तो हमने उनके साथ काम किया था। जब थे एक पार्टी के? जी, दोनों कोई कांग्रेसी थे। कांग्रेसी थे। आपने अभी तक कितने चुनाव लड़े? मैंने 5 चुनाव लड़ लिए, मैंने और मेरी पत्नी ने। मतलब कई सीटें लेडीज आ जाती तो पत्नी को लड़ाते हैं, और जेंट्स की आती तो उसमें 4 बार पत्नी ने चुनाव लड़ा, 1 बार मैंने लड़ा। 5वें प्रयास में मैं जीता, 4 बार हार गया था। राजनीति के अंदर 4 बार आप हारे हो, 1 बार जीते हो, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हो? मुझे अब पार्टी का जनाधार वाली मामला होता है यहाँ, तो सीटें बनती है, सामने कौन आता है, ऊपर नीचे से। चुनाव में कई समीकरण काम करते हैं, तो उसमें 50-50-100 वोटों से कहीं न कहीं हार जाते हैं, तो उसमें अपनी व्यक्तिगत गलतियाँ भी होती है और पार्टी का भी जनाधार होता है। तो और कहीं कहीं कंपटीशन भी होता है, जैसे मान लो अब छोटे चुनाव लड़ते हैं तो कोई प्रधान जिला प्रमुख बनने की बात आती है, तो अपने ही पार्टी के लोग तो सोचते हैं कि भाई इसको अपने काट देंगे तो अपना नंबर आ जाएगा। तो ये भी वजह होती है। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ जातिगत चुनाव है, जातियों का, मतलब जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा राजनीति को इफेक्ट करता है। जातिगत समीकरण और गोत्रवाद भी यहाँ हावी रहता है। अच्छा, गोत्रवाद भी? जी। तो वो कहीं ना कहीं मतलब आदमी को पता ही नहीं चलता है, तो हारने वाला जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है, वो कई समीकरण काम करते हैं उसमें। एक जिस हिसाब से हमने शुरू की थी कि भाई आप काले धंधों से आपने करियर शुरू किया, लेकिन आप धीरे धीरे राजनीति में बढ़ने लगे, आखिर कब जाके आपका पीछा छूटा इस काले धंधे से? 2007 में पूर्ण रूप से? फिर नेताओं ने, जैसे हमारे यहाँ रतन जी थे, उन्होंने 2003 का चुनाव लड़ा, फिर वापस 8 में इनको टिकट मिला। तो 8 के चुनाव से पहले 2006-07 में फिर इन्होंने भी प्रेशर किया। हमारे जाड़ोर के नेता थे पुखराज जी पारासर, तो कहीं न उनके साथ बैठते, हीरालाल जी के साथ बैठते थे, तो सभी नेताओं से फिर कनेक्शन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि यार ये धंधा बंद करो आप, अब राजनीति में। अब मुझे 2004 में तो जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था जालौर का, जो लगातार मैं 2010 तक 2 बार बना, 4 से 10 तक 2 टर्म में मैं जिला अध्यक्ष बना। तो फिर वो जिले की बड़ी पोस्ट मिल गई, तो फिर इन्होंने कहा कि अब ये धंधा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे मेरा धंधा और जो उगरानी जैसे पैसा बाकी रहता है, कहीं कनेक्शन रहते हैं, मुकदमे होते हैं, तो आना जाना रहता है, तो फिर धीरे धीरे मैंने कनेक्शन कम करके, और 2006 में मैं शिरडी गया था साईं बाबा का। तो मुझे ऐसा कहीं कि लगा, मैंने कहा जाके वहाँ जाके फिर मैंने बाबा को धोख लगा के और कहा, मैं बाबा मुझे ताकत दो, अब मुझे ये धंधा नहीं करना। उसके बाद मैंने वापस आके छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। एक चीज़ है, ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपने करियर के इस धंधे को खुल के बताते हैं, आप लेकिन नहीं सर, जीवन में अब जो सच्चाई है उसको छुपाने से क्या फायदा, जो है वो तो है। अब आप जैसे दूर के रहने वाले, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को तो पता ही है कि हम क्या थे क्या नहीं है। छोटे से बड़े होते हैं, तो जब बच्चा छोटा होता है तब नंगा भी घूमता है, बाद में वो पैंट धोती भी पहनता है, तो उसका जो नंगापन है वो सच्चाई है। सच्चाई है। तो जो मैंने जो किया है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ग्रेजुएट था, और मैंने बीएड भी कर रखी थी। एक गलत संगति से आप गलत ट्रैक पे उतर गए। तो वो मतलब महत्वाकांक्षा मेरी ऐसी थी, लेकिन गनीमत यह रही कि इतना धंधा करने के बावजूद भी मैंने नशा नहीं किया।
खुद नहीं किया? आज दिन तक नहीं। कभी ये मैक्सिमम होता है कि ज्यादातर ये धंधा करने वाले लोग खुद नहीं, मैक्सिमम नहीं, 99% वो इसमें डूब जाते हैं। 1% लोग होते हैं जो नहीं करते। बाकी मैंने मेरे जीवन में कभी शराब, गुटखा, ये मतलब जो भी जितने भी आजकल तो चलो दूसरे नशे आ गए, उस समय तो ये दारू बीड़ी यही होते थे, पर वो मैंने कभी नहीं किया यूज। मतलब एक घर का माहौल ऐसा था भक्ति में, और गुरु महाराज जाम्बू जी में हमारी आस्था थी, आज भी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो आपको घर वालों से तो खूब जूते खाने पड़े होंगे इस धंधे? जूते तो मैं बड़े बालिग हो गया था जब ताने तो मिल रहे? ताने तो रोज मिलते, प्रेशर आता था, घर वाले रोते थे, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर हॉट टॉक होती थी, लेकिन जूते मारने की स्थिति थी क्योंकि ग्रेजुएट था और वो मतलब एक बोलते ना कि भाई इज्जतदार को तो कहना ही बहुत होता था ही। फिर घर वाला भी रोज, फिर शादी हो गई 1989 में, बच्चे बड़े होने लग गए, तो कहीं ना कहीं सब कह ही रहते, छोटे बच्चे भी तुतलाड़ी जुबान में कहते थे कि पापा जी अब आप घर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आप कहाँ रहते हो, हमारे पास रहते नहीं हो। हम तो 6-6 महीने से घर आते थे। तो मतलब वो एक ऐसा था, जब 2001 में मेरे बच्चा हुआ जो आज मतलब 24 साल का है, वो जॉर्जिया में MBBS कर रहा है, तो उस बच्चे से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। और 2001, 2, 3 में जब वो 2-1 साल का हुआ तो मतलब मुझे फिर तो हर तीसरे दिन घर आना पड़ता था। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा से भी मैंने छोड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल के युवा, ये जो आप हवाई मैंने सुनी आपके मुंह से कि भाई इसके अंदर दिखावा, हवाई ट्रेलर ज़्यादा चलता है, लेकिन फिल्म कुछ ज़िंदगी की और ही बताई आपने। इस हवाई में जो गर्त में जा रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं जाना चाहिए। दूसरे आजकल स्कोप बहुत है। देखो साहब, आज से मैं बात कर रहा हूँ वो 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35 साल पहले। तो उस समय इतना संसाधन भी नहीं थे, स्कोप भी नहीं थे, और धंधा करने के, पैसे कमाने के साधन भी बहुत कम थे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी कर लेते थे, कहीं नौकरी कर लेते थे। स्कोप 2 नंबर के धंधे के साथ कम था। लेकिन आज तो इतनी टेक्नोलॉजी और इतना ज़माना है कि 2 नंबर में तो, इसमें तो चलो आप अफीम और दारू के अंदर 10% पैसा कमा रहे हो, 100 रुपये लगाओगे तो 110 रुपये बनेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में तो आप 1 का 2 भी कर सकते हो। व्यापार भी आज इतना तेज़ है, तो लोगों को, बच्चों को पढ़ लिख के उसमें जाना चाहिए। तो आजकल ये बड़ा टाइट काम हो गया है, और सजाएं भी तकड़ी हो गई। उसके बाद में कई अमेंडमेंट भी हुए भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में नशे को लेकर। तो वो आज के कानून, पुलिस, समाज, सबकी नज़र में आदमी नीचा होता है। तो ये इन कामों में जाने से कोई मतलब नहीं है। इनकी बजाय तो आप दूसरा वाइट का धंधा भी आज करो ना, तो 25% का धंधा। मैं तो किराने की दुकान आप लेके बैठ जाओ, 25% का धंधा है। और नशे का जो धंधा है वो 10% का है। 10% में सुख भी नहीं। हाँ, नहीं, सुख बिल्कुल ही नहीं है सर। सुख नहीं, सिक्योर नहीं। आप हर समय निशाने पे रहते हो, कभी भी आपको पुलिस पकड़ ले जाती है, फिर सोशल मीडिया में आजकल आ जाता है, फिर बेइज्जती होती है, फिर आपके बच्चों की सगाइयाँ नहीं होती है, आप परिवार में कहीं आपको नीचा देखते हैं। तो मतलब वो चीज़ें आजकल तो उसका कोई मतलब ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों, ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जीवन के अंदर व्यक्ति खुद तो ट्रैक से उतर जाता है, लेकिन उस ट्रैक पे वापस लौटने के लिए जिस हिसाब से इनको इतना लंबा समय लगा, ये चाहते हुए भी, अपने परिवार के कहने पर भी ट्रैक पर लौटना प्रयास करते हुए भी इतना लंबा समय लगा। ये आजकल के युवाओं को ये वीडियो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ऐसा खुल के बोलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। अपने जीवन की सच्चाई को छुपाने की आदत हम सब में है, लेकिन सच्चाई छुपाए छुपती नहीं। ये जो है परसाराम जी डाका जो है, जीवन में संकट बहुत सा, गलती से रास्ता पकड़ लिया और उस रास्ते को छोड़ने में कितना संकट हुआ, वही आजकल के बहुत सारे युवाओं में हो रहा है। लेकिन परसाराम जी, धीरे धीरे आप राजनीति में आगे बढ़ने लगे, राजनीति में सफलता मिली या नहीं मिली, लेकिन आज का जीवन आप उस जीवन से कंपेयर करते हो, भले ही आपके पास धन कम आ रहा हो, तो सुख ज़्यादा किस? बहुत ज़्यादा सुख है साहब। पहले तो कोई सुख नहीं था, उसमें सिर्फ पैसे थे, दिखावा था, और मजबूरी भी थी। एक बार आदमी कोई लाइन में उतर जाता तो उसको जल्दी छोड़ भी नहीं सकता। अब कहीं भी जाना होता है, जैसे मैं 98 के बाद 2006 तक काम कर रहा था बीच में, तो गुजरात हमारा मतलब क्षेत्र था। तो एक बार मुझे यूथ कांग्रेस की तरफ से ये बनासकांठा जिले के अंदर प्रभारी लगाया, सियोरी सीट पे। तो वहाँ पर क्या, कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों से भी हमारी पहचान रहती थी, और कहीं जैसे मुकदमों में भगोड़े थे, तो मुझे वहाँ प्रभारी लगा दिया। मैं यहाँ से चला गया गाड़ी लेके, और जो वहाँ MLA कैंडिडेट था उसके साथ मैंने मंच शेयर कर रहा था। तो उस समय क्या, एक गाड़ी पुलिस की हर कैंडिडेट के साथ में लगाते थे सुरक्षा के लिए। तो मैंने 2-3 मंच शेयर किए, भाषण दिए वहाँ किए। तो वहाँ फिर एक नज़दीक में पुलिस थाना था,
तो उन्होंने आके मुझे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से हो? मैं कहा मैं तो रानीवाड़ा से। तो कि आप सांचौर के लग रहे हो मुझे। मैंने कहा सर मैं सांचौर का नहीं हूँ। तो फिर मुझे यूँ लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं आवाज़ करी, तो मेरे मन में डर बैठ गया। मैंने कहा कहीं कोई जूना पुराना मुकदमा लेकर ये मुझे पहचान नहीं ले रहे, हो सकता है कि स्टेज पे जो मुझे उठा ले रहे, तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। और फिर उन कैंडिडेट का फ़ोन आया कि आप कहाँ हो? मैंने कहा सर मेरे अर्जेंट घर पे काम आ गया, मैं चल गया। मुझे मतलब वो एक डर रहता था। और कहीं भी अपने जाते तो कहीं शादी ब्याह में कहीं बैठते तो एकदम जैसे कांस्टेबल भी आ गया तो अपने चेहरे का नूर उतर जाता था कि यार कहीं कोई लफड़े में तो अपने को नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आज इतने सुरक्षित और इतने सेफ है कि आराम से फेस कर सकते हैं, चाहे कितना भी आईजी लेवल का भी अधिकारी अगर उससे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अपनी छवि बेदा गए जो मुकदमे थे वो सारे निपटा दिए शांतिपूर्वक। किसी में बड़ी गुरु महाराज की कृपा रही कि मुझे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई, 22 बरी हुए, सारे मुकदमे डिजोल्व कर दिए और अब एकदम पाक साफ जिंदगी है। और अब वाइट का धंधा कर रहे हैं हम, होटल व्यवसाय है, खेती है, इस तरह का काम कर रहे हैं। अब आगे राजनीति के अंदर क्या क्या किया आप? अब राजनीति में तो मैंने 4 चुनाव लड़ लिए। मैंने सब पहला चुनाव रत्नाराम जी के नेतृत्व में 2000 का लड़ा, तब भी मैं घोषित प्रधान था और सीट भी महिला की थी, हमारे भी यहाँ सीट ओबीसी महिला की थी, तो मैं हार गया। 2005 में फिर रतन देवसी आए, तो रतन देवसी के बहुत ज़्यादा करीब थे तो वापस मुझे टिकट दिया मेरी पत्नी को, और सीट भी वही महिला की थी यहाँ प्रधान की, तो उसमें मैं हार गया। तीसरा चुनाव मैंने हमारे क्षेत्र में रिजर्वेशन हो गया, तो फिर मैंने दूसरे क्षेत्र में जाके लड़ा, तो उस सीट पे भी मैं हार गया। तीसरी बार भी मैं घोषित प्रधान था। चौथी बार एससी की सीट थी, जो आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रमीला है उनको हमने प्रधान बनाया। जो मैं मेरी जो टेरिटरी है जब मैं बैठता हूँ इसी में यही ऑफिस था हमारा कांग्रेस का, तो यहाँ से भी हमने इनको चुनाव लड़ाया। एससी की सीट थी और मैं भी चुनाव लड़ रहा था दूसरे क्षेत्र से, तो फिर मैं हार गया। हो सकता है उस समय उप प्रधान बन जाता, तो फिर रमीला जी को हमने प्रधान बनाया। अच्छा हमारे पास बहुमत था। फिर हमारी पंचायत समिति सरनाऊ होगी पिछली सरकार में 2020 में कांग्रेस में, तो सरनाऊ में हमारा क्षेत्र जो था रानीवाड़ा उपखंड का, उसको सरनाऊ में डाल दिया और एक छोटी पंचायत समिति सर्जित की, तो वहाँ पर हमें टिकट दिया गया। वहाँ भी ओबीसी महिला की प्रधान की सीट आई पहले, तो मैंने चुनाव लड़ा। उस समय नेताजी दगा कर गए, पता नहीं क्या जचा नेताजी को। हमने कुंभलगढ़ में कैंप कराया, सारे डेलीगेटों को वहाँ ले गए और ले जाने के बाद में रात को पता नहीं प्रेशर आया, मैं तो आकांक्षाएं थी या खुद का देखा या पैसों से बिक गई, वो वही जाने में ज़्यादा आक्षेप नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया, टिकट किसी और अपनी बिरादरी विष्णु भाई को दे दिया कि भाई इसको आपको वोट देने हैं। तो फिर हमने वोट दिए। वोट देने के बाद में पहले ऑटो हुई थी, समझौता हुआ, फिर वोट देने के बाद में फिर नेताजी ने उस चीज़ को उल्टा ले लिया। उल्टा लिया तो फिर ये मेरा नुकसान करने लगे। मैंने ये 2 नंबर के धंधे छोड़ने के बाद ठेकेदारी शुरू कर दी। पंचायतों के ठेके है, मैंने बिजली का ठेकेदार था, पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर था, और भी कोई छोटे मोटे जो राजनीतिक में नेताओं के आसपास रहने वाले जो लोग आज कर रहे हैं वही हम कर रहे थे। तो उसमें फिर नेताजी ने मेरा नुकसान शुरू कर दिया। मेरे घर पे पुलिस भेजना, कोई झूठे मूठे मुकदमे करवाना, किसी से इधर उधर करवाना, इस तरह से मुझे प्रताड़ना शुरू की। तो फिर मैंने विद्रोह कर दिया, जो आज बदस्तूर जारी है आज। अब हमारे और रतन जी के कम बनती है इस मामले को लेकर। हालांकि वो भी कांग्रेस में, हम भी वोट देते हैं। पर इतनी दोस्ती, जिनको जमीन दिलाई, जिनसे इतने लंबे रिश्ते निभाए। अब साहब ये राजनीति है, राजनीति कहीं न कहीं गंदी है या लोग गंदे हैं, तो मतलब टकराव आ जाता है। फिर नेताजी, अब अंधा व्यक्ति सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जो जिंदगी भर उसका साथ देती है देखने के बाद। तो नेताजी जब कद बड़ा हो गया तो उनको लगा होगा ये बहुत छोटे हैं, तो उन्होंने अपना काम कर दिया, तो कर लिया तो कर लिया, अब क्या करें उसका, तो हमारे पास इलाज नहीं। एक है कि राजनीति के अंदर आप किसी के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करके चलते हो तो आपको धोखा मिल सकता है। बिल्कुल धोखा सर, ये तो अंडरवर्ल्ड और राजनीति, ये 2 चीज़ ऐसी है कि अगर इसमें आप सावधान नहीं रहे तो कहीं भी आपको मतलब आपकी जान जा सकती है, आपको फ्लॉप किया जा सकता है। इसमें बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है। एक धन की बात आपने पहले कही थी, इस प्रकार के राजनेता अपने साथियों के साथ धोखा करके आगे बढ़ते हैं, क्या उनका जीवन सुखी होता है? बिल्कुल सुखी नहीं है, बिल्कुल इनका जीवन सुखी नहीं है। आप इनका जीवन का हिसाब देख, पैसे है इनके पास, नाम है,
बाकी बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो हम तो इनको करीब से जानते हैं, बहुत दुखी हैं घर परिवार से, समाज से, बच्चों से। देखो साहब, आप किसी के अंदर धोखा करके, जैसे अब मैं अपने बात कर रहे हैं काले धंधों की, तो पैसा कहीं ना कहीं आता है तो वहाँ से बददुआ भी आती है। हर गरीब का पैसा एक जगह इकट्ठा होकर फिर अपने पास आता है, तो उसके साथ पैसे के साथ बददुआ भी आती है। तो ये का ये हाल नेताओं का है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ होती तो कहीं ना कहीं घोटाला करते तभी तो आती। तो वो पैसा आता है तो बददुआ लेके आता है, तो जाहिर सी बात है कि इनके परिवार की फसल भी खराब होगी, और हो रही है, देख रहे हैं हम तो। आपको रानीवाड़ा के अंदर सेवा का मौका नहीं मिला, आप कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, और हमारे देश के अंदर ऐसे पुराने रिकॉर्ड रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसा पलट के रख दिया कि आज भी हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। और परसाराम जी को ऐसा ज्ञान तो हो गया, लेकिन रानीवाड़ा की जनता और यहाँ की जनता ने मौका नहीं दिया कि वो इस प्रकार का कुछ पलट के रखें और जनता में जागरूकता लाएं। हाँ, वो तो सब यहाँ कई परिस्थितियाँ काम करती हैं। नहीं, अगर आपको कभी मौका दे तो, हाँ मौका दे तो हम बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हमें बद्दुआ वाला पैसा चाहिए नहीं। आज हमें बिल्कुल ये ज्ञान है कि जितना आप मेहनत और कमाई का जो पैसा है उसमें से भी आप 100% मत लो, 5-10% उसमें से दान करो, और 90% शुद्ध रूप से कमाई का पैसा भी अपने घर में 100% मत लाओ। उसमें से भी कुछ चैरिटी प्रोग्राम करो, पशु पक्षियों के लिए करो, जनता के लिए करो, तो उसमें से 10% हिस्सा खर्च करना चाहिए। तो मेरे को अगर मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ का तो बिल्कुल ही ध्यान रखूँगा कि भाई अवैध पैसे, अवैध संपत्ति जो घर में तकलीफ करती है, अपनी आल औलाद के लिए ख़राब होगी, तो उस पैसों से क्या करना है। जीवन तो वैसे जीते ही 2 रोटी खाते हैं, अब रोज़ का किलो आधा किलो अनाज ही तो खाते हैं अपने, और उसी से शरीर चलता है। तो ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके क्या करोगे आप? 100 करोड़ इकट्ठे कर लोगे तो उसकी जगह 50 करोड़ कर लो, क्या फर्क पड़ता है? और अपनी आने वाली औलाद भी तो पैसा कमाएगी। एक चीज़ मैंने भी एनालाइज की है, जितना धन बढ़ता जाता है उतना दुख भी साथ साथ बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल बढ़ता है। ये तो आप कोई भी कहीं भी किसी भी गांव का, किसी भी क्षेत्र का चैप्टर उठा के देख लो आप, तो ये तो है ही। ये नहीं होता तो, कुदरत नहीं होती तो फिर दुनिया ही नहीं चलती ना। तो जो ज़्यादा पैसे वाले हैं तो वो तो दुखी तो है ही, नाम है खाली उनका, और सुखी बिल्कुल नहीं कोई भी हो, चाहे जिन्होंने अनैतिक धन कमाया है। राजनीति में आपके आगे क्या प्रयास रहेंगे? और राजनीति में 2008 से लगातार विधायक का टिकट मांग रहा हूँ, और पंचायत के चुनाव लड़ते ही हैं। इस बार अब देखो पंचायत के चुनाव सिर पे है। राजस्थान सरकार ने तो साल भर लेट कर लिया, लेकिन हाई कोर्ट का डंडा अब आया है, तो पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे हमारे गांव में, क्षेत्र में। जैसे अब डेलीगेट तो मुझे बनना नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जिला प्रमुख और प्रधान कोई बनने नहीं देता है, और आज की परिस्थिति ऐसी है कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, तो बिना गॉड फादर के ये चीज़ें संभव नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि भाई अगर गाँव वालों को मौका दिया तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ूँगा। और बाकी रही बात एमएलए की, तो यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि सांचौर में विष्णु को टिकट मिलता है, तो जातिगत हिसाब से जो टिकटें मिलती है, हर पार्टी आजकल जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर टिकट बांट रही है, काबिल व्यक्ति को कहीं नहीं देती है। तो यहाँ जातिवाद इतना हावी है रानीवाड़ा में कि भाई इधर कड़बी है 40,000 वोट, 40,000 रबारी है, 60,000 एससी के वोट है, 16,000 एसटी के वोट है, 20-22,000 विष्णुओं के वोट है, 15-16,000 भूमियों के वोट है, बाकी अदर बैकवर्ड कास्ट वगैरह मिला के माइनॉरिटी के 4-5,000 वोट है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर वो मेजर कास्ट पे या तो कड़बी को देते हैं या रबारी को देते हैं। तो अपने यहाँ 77 से लेके, और मुझे जानकारी है कि यहाँ कड़बी और रबारी को टिकट दिया कांग्रेस ने। अगर इनके अलावा बाहर का व्यक्ति अगर जनता के अंदर खुल के काम करे तो भी उसको मौका नहीं मिले? कोई मौका नहीं। यहाँ सिर्फ चुनाव के समय पब्लिक भी कुछ नहीं देखती, सिर्फ जाति और अपना कुल्हाड़ी के अंदर वो लकड़ी जो होती है ना, जंगल काटने वाली, तो जंगल ने क्या कहा कि जब कुल्हाड़ी लकड़ी काट रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई कुल्हाड़ी में जो डंडा है अपने समाज का है, वो वाले हाल है। चुनाव वोट दे के बाद में रोते हैं, लेकिन 1 महीने में ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि आदमी कहीं ना कहीं उसमें भंवर जाल में फंस जाता है और परिणाम आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब सांचौर में मान लो हमारी यहाँ 5 सीटें अभी, तो 1 सीट विष्णु को देती है सांचौर से, तो सांचौर और रानीवाड़ा की सीमाएँ लग रही है, तो 2 विष्णु को कभी टिकट नहीं देती पार्टी। तो इसलिए वो संभव नहीं है, लेकिन अपने प्रयास कर रहे हैं, मांग रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं लगातार। कांग्रेस में, अब कांग्रेस में
35-35 साल हो गए, 40-40 साल हो गए हैं, तो वही दिख रहा है, दूसरी पार्टियों में छेड़ नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने के अंदर राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियों का भी मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है? अब देख लो ना आप, जैसे अभी हालांकि मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी, मैं तो मेरे जीवन के बारे में खुलकर बातें करता हूँ, तो पार्टी के बारे में भी करनी पड़ी है, क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे जिलाध्यक्ष बनाया 45 राजस्थान में, तो सब ने जातिगत समीकरण किया है। जैसे बाड़मेर की बात कर लो, जाट को सेट किया है, बालोतराम मेघवाल और मुसलमान JMM वहाँ फॉर्मूला लागू किया है वो थार क्षेत्र में, तो मतलब मुसलमानों को, जाटों को और मेघवाड़ों को साधने की, तो उसमें कई काबिल लोग हैं, लेकिन नाकाबिल लोगों को बना देते हैं। तो यही बात हमारे यहाँ है, जैसे सिरोही में किसको बनाया, जालौर में, पाली में, जोधपुर में, अपने यहाँ ही फैक्टर काम करता है। तो हमारे यहाँ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर टिकटें देते हैं, जाति के आधार पर पद देते हैं, बड़े पद देते नहीं हैं। अब अपने जैसे काम करने वाले लोग हैं, तो अपने चाहे कितने भी काबिल है, लेकिन अपनी जाति बिश्नोई है। और अगर मैं दूसरी जाति का होता, मैं भील होता, चौधरी होता या रबरी होता, तो मैं भी आज संसद या विधानसभा में होता। लेकिन कहीं ना कहीं वो जाति बीच में आ रही है, लेकिन हम संतुष्ट है हमारी जाति से, भले ही राजनीतिक पोस्ट नहीं मिली है, क्या फर्क पड़ता है, अनाज वहाँ भी खा रहे हैं, अनाज वहाँ भी खा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें हमारी जाति पर गर्व है कि हम विष्णु जाति से है, ऐसी पर्यावरण प्रेमी जाति, जीव दया वाली जाति है, और नशे के खिलाफ वाली जाति है, और हम उसको बिल्कुल जांबे जी को फॉलो कर रहे, तो हम उसमें संतुष्ट हैं। राजनीति अपनी जगह है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना एक संदेश क्या देना चाहोगे जनता को, राजनीति और काले धंधों को लेकर, दोनों को जोड़ कर? नहीं, काले धंधे तो मैंने पहले ही कहा है ना, मेरे को नहीं करना चाहिए। आज का युवा बहुत टैलेंट है, इसको बहुत है। आजकल पूरी दुनिया एक सिम में समट गई है, तो आप यहाँ बैठे भी कोई भी धंधा कर सकते हो। जो काले धंधों के अंदर आज जो जितनी परेशानियाँ और जो बददुआएं हैं, और ऊपर से सरकार का डंडा है, तो उसको करने के बजाय युवाओं को वाइट के धंधे करने चाहिए। बहुत सारा स्कोप है वाइट के धंधों में, तो थोड़ा बहुत भी आप जैसे 2 नंबर के धंधों में भी तो पैसे लगाने पड़ते हैं, तो वो पैसे अगर आप वाइट में लगाओ, तो काले धंधों में आपको 100 दिन में रिजल्ट आएगा, इसमें 1000 दिन में रिजल्ट आएगा, पर अच्छा आएगा। अच्छा है, तो नहीं करना चाहिए आज के युवाओं को, तो दूसरे काम करो तो बेहतर है। मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। राजनीति को लेकर, और राजनीति भी ये है कि अब संगठन के पद तो चमचागिरी के हैं, तो आप यह बिल्कुल ही चमचा पूंछ हिलाते रहो, नेताजी की चाटू करते कर रहे हो। क्या चमचा किसी का भला कर सकता है? चमचा भला तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना परिवार चला सकता है, पर उसमें ज़मीर मर जाता आदमी का। हमने ये चीज़ें कभी नहीं करी। मैंने मेरे जीवन में ये 25 साल के जो राजनीतिक सफ़र है, 25-27 साल का, हमने किसी की चमचागिरी नहीं करी। हमने बिल्कुल काम किया धरातल स्तर पर। मैं 2 बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रहा, 2 बार यूथ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष रहा, 5 बार चुनाव लड़ा, तो मतलब एक लेवल से नीचे में नहीं आया। ये सब लोगों को पता है। भले आपको हर का बार बार सामना, मेरा स्वाभिमान हर बार आड़े आ जाता है, मेरे से वो होता ही नहीं। मैंने कई बार कोशिश भी करी, मैं को क्यों नहीं मैं भी नेताओं का चमचा बन जाऊँ, लेकिन साला जब एंड वक्त पर आते हैं तो वो अकड़ आ जाती है वापस, वो स्वाभिमान मतलब बीच में आ जाता है। तो वैसे स्वाभिमान रहना चाहिए, उसमें मैं खुश हूँ चमचों की बजाय। स्वाभिमान रहना चाहिए, मैं उससे खुश हूँ चमचों की बजाय। और अपने जीवन के अंदर काला धन इकट्ठा करके सुख नहीं पाया जा सकता, बस धन की अपने चारों तरफ मेड़ बनाई जा सकती है, वो कब ढह जाए कोई पता नहीं, और उस मेड़ के आड़ में बैठकर बचना नामुमकिन है। इस प्रकार खुल के और बेबाक बात करने वाले परसाराम जी ढाका बिश्नोई जो हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, अगर आप भी इस प्रकार के धंधों में लिप्त हैं तो जरा थोड़ी जल्दी करिए इनको छोड़ने की। और जो युवा इन धंधों में से जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि बहुत स्कोप है, बस रास्ता और संगति आपको चुननी है कि कैसी आपकी संगति हो, कैसा आपका रास्ता हो, कैसा आपका व्यवसाय हो। अगर ढंग से ये सब करेंगे तो जीवन के अंदर शुरुआत में ही आप लोगों को जो कठिनाइयां महसूस होगी वो आपके जीवन में आगे चलकर बहुत बड़ी एक खुशी और एक सुख का कारण बनेगी। ऐसा ही कुछ वृत्तांत हमें इनकी बातें सुन के लगा, लेकिन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें और आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करते हुए अपने फौजी भाई को प्यार जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।